आज हम लोग ये आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करते हैं, जो 3 रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा दिया गया है ना। तो आज हम बात करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है। ठीक है, आइए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया था। ठीक है, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम ये कैसे क्या था, इसमें क्या होता था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से, ये नहीं कि केंद्र अपने आप भी कुछ कर देता है, हमेशा कृषि और शिक्षा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राज्य सरकारें अनिवार्यतः शामिल होती हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से कुल 8 श्रेणी की वस्तुओं पर नियंत्रण रखा जाता है। ये 8 श्रेणियां क्या हैं? ड्रग्स, 8 श्रेणियां क्या हैं? देखिए, ड्रग्स, उर्वरक, खाद्य तिलहन एवं तेल समेत खाने की चीजें, कपास से बना धागा, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, खाद्य फसलों के बीज और फल तथा सब्जियां, पशुओं के चारे के बीज, कपास के बीज तथा जूट के बीज। ठीक है, ये 8 श्रेणी है। अभी ये 8 वस्तुएं नहीं है, 8 श्रेणी है ना, श्रेणी, ब्रॉड कैटेगरीज, जिस पर केंद्र सरकार 1955 से राज्य सरकारों के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, अब 13 मार्च 2020 को फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल कर लिए गए हैं। जरा बता दें। ठीक है, 8 श्रेणी की वस्तुएं थी और 13 मार्च 2020 से फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को भी इन वस्तुओं में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आ गई हैं। अब इसका कार्यान्वयन कैसे होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम का? केंद्र इस कानून में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या कहता है, वो राज्य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए कहता है। केंद्र खुद नहीं करता, क्योंकि कृषि जो है समवर्ती सूची में है। तो जब भी कभी इस 8 कैटेगरी की वस्तुओं पे किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखना होता है, चाहे उनके प्राइसेस पर, चाहे उनके मूवमेंट ऑफ गुड्स पर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या किसी तरह का कि स्टॉक ना लोग क्रिएट करने लगे, इस संबंध में जो भी आदेश होते हैं वो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस प्रकार के आदेश जारी करने के लिए कहता है, जिसके तहत वस्तुओं को स्टॉक यानी जमा करने की एक सीमा तय की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पता चले प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोगों ने होर्डिंग करना चालू कर दिया है। इसी को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम एग्जिस्ट करता है। सामान के आवागमन पर नजर रखी जाती है। पता चले किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चला जा रहा है, उस स्टेट में सामान ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए सामान के आवागमन पर नजर रखी जाती है। इसके जरिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ड्रग्स हैं, आपको सरकार ने उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में रख दिया है। अब सारे लोग ड्रग्स में, तो आपकी वाइन भी आ जाती है, शराब भी आ जाती है। तो इन चीजों को जिनको आप बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंध नहीं कर सकते, लेकिन नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए इसके लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। जैसे आपको पेट्रोल बेचना है, पेट्रोल की आपको खोलना है अपना, है ना, तो उसके लिए लाइसेंस लेना है, जिससे सरकार को पता रहे कि इन वस्तुओं की कितनी आपूर्ति बाजार में हो रही है। किसी के माइक से, ज्योति रावत, किसके माइक से शोर बहुत आ रहा है? वस्तुओं के उत्पादन, माइक ऑफ करिए, म्यूट करिए माइक। बस, वस्तुओं के उत्पादन पर लेवी भी लगाई जा सकती। लेवी क्या है? ये एक प्रकार का कर है। जैसे गेहूं, चावल है, मान लीजिए चीनी है, ये बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं। अब सरकार क्या करती है? इनकी राशनिंग करती है, इनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम जनता को एक उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार इन पर लेवी लगाती है। अर्थात लेवी का अर्थ है
कि वो जो किसान इन वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी एक निर्धारित मात्रा उन्हें सरकार को बेचनी होती है। सरकार को कैसे बेचनी होती है, इसके लिए वो वसूली कीमतें जारी की जाती है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस इन्हें कहते हैं, वसूली कीमतें। एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल बुआई के पहले बोए जाते हैं, और जो वसूली कीमतें हैं, जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैं, वो वस्तुओं के उत्पादन होने के बाद उन पर उनकी घोषणा होती है कि इस मूल्य पर किसानों को इतनी मात्रा में आवश्यक रूप से सरकार को उस सामान को बेचना है। जैसे चीनी है, चावल है, गेहूं, जिससे सरकार अपना स्टॉक मेंटेन कर सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जन सामान्य को उसे उपलब्ध करा सकते। अर्थात ऐसा ना हो कि इन चीजों की क्राइसिस कर दी जाए। जब कभी भी राज्यों ने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया है, यानी कि इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं, तो ऐसे हजारों पुलिस केस दर्ज किए गए जिनमें नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के आरोप थे। अर्थात जो कहा जा रहा है कि आप स्टॉक मत बढ़ाइए इन चीजों का, और इनकी वो लीजिए, लाइसेंस लीजिए, या राज्यों में इधर उधर मत भेजिए जब अपने ही स्टेट में क्राइसिस है, तो इनका बहुत ज्यादा उल्लंघन हुआ है फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में क्या है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये क्यों आया था। ये कानून वर्ष 1955 में ऐसे समय में बना था जब भारत खाद्य पदार्थों की भयंकर कमी से जूझ रहा था। ठीक है, इसलिए इस कानून का उद्देश्य इन वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना था। ठीक है, तभी तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से आदेश जारी कराती कि आप इसका स्टॉक नहीं बनाएंगे, और मूवमेंट ऑफ गुड्स पर निगाह रखी गई कि पता चले आप अपने स्टेट में क्राइसिस करके दूसरी जगह भेज दें माल, वहां जाने लगे। और जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि किसी चीज की होर्डिंग कर लो, पहले आप उसकी क्राइसिस कर दीजिए, उसके प्राइसेस जब बढ़ जाए तो धीरे धीरे माल को निकालना। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये कानून 1955 में बनाया गया था, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता के समय हमें पता ही है कि हमारी खेती और इन सब चीजों की दशा जो थी बहुत ही कमजोर थी, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, और उत्पादन बहुत कम हो रहा था, क्योंकि 1947 में तो आपका देश आजाद हुआ है, तो 8 सालों के अंदर क्या हो जाता, तो बहुत तबाही थी। जब कोई दूसरा व्यक्ति रूल करके जाता है तो आपकी जो बेसिक चीजें हैं जिस पर आप सरवाइव कर रहे होते हैं वो एक तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। तो उस समय ये एक्ट बनाया गया था। अब क्यों इसमें परिवर्तन शुरू हुआ है, उसका कारण है, सरकार ने का कहना है कि चूंकि अब भारत इन वस्तुओं का, किन वस्तुओं का, जो 8 कैटेगरीज आपको बताई हैं, उनके उत्पादन में पर्याप्त सफिशिएंट हो चुका है, इसलिए इन पर अब नियंत्रण की जरूरत नहीं है, बल्कि इन वस्तुओं का बहुत सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उनका कहना है, इसलिए अब इन पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, है ना, उनका इन वस्तुओं का उत्पादन, इनको जमा करना स्टोरेज में, इनकी ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लेकर जाना भंडारण तक, भंडारण से व्यापारियों तक, फिर वितरण, फिर इनका वितरण करना डिस्ट्रीब्यूटर्स में, फिर आपूर्ति करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो जाएगा। इन सारी चीजों को एकदम फ्री कर देने से अब इनका प्रोडक्शन और लार्ज स्केल पर होने लगेगा, क्योंकि उत्पादन होता है, फिर उसका भंडारण करने के लिए भी तो इस कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स चाहिए, तो इन सबको फ्री कर दिया गया। पहले इन सब पे बहुत सारे प्रतिबंध थे कि आप स्टॉक की सीमा कितना स्टॉक कर सकते हैं, इस पर भी प्रतिबंध था। तो अब वो जब जैसे फॉरेनर्स हैं, मान लीजिए, अब क्या है, इसमें कृषि क्षेत्र में जब प्राइवेट और फॉरेनर्स इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत लार्ज कैपेसिटी की हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब आपने भंडारण की सीमा ही तय कर दी कि आप इससे ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते, तो फिर इनकी कॉस्ट ऑफ, जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो जो भी व्यापारी हैं जो उसमें जमा कर रहे हैं, जब वो कम अमाउंट में जमा करेंगे तो उनको वो रेंट भी कम देंगे, तो इससे ये जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो हतोत्साहित होता है, वो कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने में विश्वास नहीं रखता। इसी तरह मान लीजिए ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो कोल्ड स्टोरेज बनाए, ट्रांसपोर्टेशन जारी करे, और भी अपनी वो वितरण और आपूर्ति की चेन को बनाने में तभी रुचि रखेगा जब आप इन पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया।
आवश्यक वस्तुओं की सूची में परिवर्तन कब से आरंभ हुआ है? 15 फरवरी 2002 से, जब वाजपेयी की सरकार थी तो सरकार ने पहले घोषित जो अनिवार्य वस्तुओं की 31 वस्तुएं थी, 8 कैटेगरी और 31 वस्तुएं, इनमें से 2002 में 12 वस्तुओं को पूरी तरह और एक को आंशिक रूप से हटा दिया गया था 2002 में। 16 जून 2003 की अधिसूचना से 4 अन्य वस्तुओं को हटा दिया गया। आर्थिक विकास त्वरित करने और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2004, देखिए 2002, 2003 और 2004, आप लोगों को सन याद रखने, डेट याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। 2002, 2003 और 2004 में फिर 2 वस्तुओं को और सूची से हटा दिया गया। अब अनिवार्य वस्तुओं की सूची में मात्र 14 नाम ही शामिल हैं, लेकिन ये 14 नाम भी अब जो 2020 में आया है उसमें इस एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ठीक है। 2004 तक इसमें 14 नाम थे। अब वर्तमान में जो नया कृषि विधेयक आया है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स 2020, उसमें इन वस्तुओं को भी खत्म कर दिया गया। व्यापारी की परिभाषा, इसके अतिरिक्त ये जो अधिसूचना आई है 15 फरवरी 2002 के केंद्रीय आदेश में उत्पादक, विनिर्माता, आयातक और निर्यातक को शामिल करने के लिए, ठीक है, उत्पादक, विनिर्माता, आयातक और निर्यातक को शामिल करने के लिए व्यापारी अर्थात डीलर की परिभाषा का दायरा बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें 2002 से परिवर्तन आ रहे हैं, 2002 में, 3 में और 4 में आए और जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, उसमें कहना है कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं है कि नियंत्रण नहीं करेगी, लेकिन अब सामान्य दशाओं में नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि विशेष आर्थिक परिस्थितियां क्या है? मान लीजिए ड्राउट हो जाए, अकाल आ जाए और इन वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम हो, ऐसी स्थिति में वो नियंत्रण आदेश जारी करेगी, जिससे जन सामान्य के लिए बहुत अभूतपूर्व प्राइसेस न बढ़ने लगे। अगर युद्ध छिड़ जाए, ऐसी स्थिति में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर वो जिसको अभी डिसमेंटल कर दिया गया है, उसके लिए केंद्र सरकार नियंत्रण आदेश जारी करेगी। कीमतों में मान लीजिए बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगे, अचानक खूब होर्डिंग हो जाए, काला जमारी हो, काला बाजारी होने लगे, या प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कहीं बहुत ज्यादा भूकंप आ गया, क्वेक्स आ गए, पूरी एग्रीकल्चर खत्म हो गई, ऐसी परिस्थितियों में ही सरकार अब इन वस्तुओं पर नियंत्रण करेगी, सामान्य स्थितियों में नहीं। आ रही है बात समझ में कभी तक? कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें सन 2002 से संशोधन किया जा रहा है, 2002 में इसमें से 12 वस्तुएं हटाई गई, 2003 में 4, फिर 2004 में 2 और वस्तुएं हटा दी गई, और 2004 से लेकर 2020 तक केवल 14 नाम ही इन वस्तुओं में थे, उसको भी अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए कि स्टॉक लिमिट निर्धारण का आधार क्या होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो कि अब जो है सरकार जो विशेष आर्थिक परिस्थितियों में नियंत्रण आदेश जारी करेगी, जिसमें एक क्लॉज है कि मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि, उसका आधार क्या होगा, अभूतपूर्व वृद्धि किसे माना जाएगा, कि सरकार तब आदेश जारी करेगी। तो उन्होंने कहा है कि जो शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उपज है, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स होती है, कौन सी? ये जो आपकी सब्जियां हैं सब पेरिशेबल है ना, टमाटर, प्याज, आलू, ये तो खत्म हो जाते हैं 4-5 दिन के अंदर, है, हफ्ते भर भी नहीं टिकते, ये है पेरिशेबल गुड्स। और है नॉन पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या है? नॉन पेरिशेबल गुड्स, इनको आप स्टोर कर सकते हैं बहुत ज्यादा। अब इन्होंने कहा है कि अगर ये जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, इनमें क्या कहा गया है कि पिछले साल अर्थात 12 महीने पहले अगर मान लीजिए इनकी कीमत थी 50 रुपए किलो, ठीक है, या फिर उन्होंने कहा पिछले 5 साल, ठीक है, मान लीजिए 2019 में आलू की कीमत थी 50 रुपए किलो, और 2019 से 5 साल पहले जाइए तो 2014 से लेकर 19 तक यदि आलू 40 रुपए किलो में बिका है, तो इन्होंने कहा है कि इनका जो है अब यदि आलू 40 और 50 की जगह ठीक से 100 रुपए में बिक रहा है, 100 रुपए किलो बिकने लगा आलू, ठीक है,
तब उन्होंने कहा, ठीक समझ में आ रहा ना, पिछले 5 वर्षों का औसत रहा 40 रुपए किलो का आलू और पिछले साल आलू 50 रुपए किलो बिका और इस साल अचानक आलू के मूल्यों में 100% वृद्धि हो जाए, यानी कि 50 रुपए की जगह 100 रुपए किलो आलू बिकने लगे, तो इसे मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि माना जाएगा। और इस स्थिति में सरकार क्या करेगी, वस्तुओं की जो स्टॉक की सीमा है, यानी कि जो होर्डिंग कर प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं, आप सप्लाई को खत्म कर दीजिए तो आपकी वो प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। समझ में आ गया। और इसमें इन्होंने कहा जो नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे गेहूं, चावल और ये सब जो अनाज है आपका, उसमें इन्होंने कहा है कि क्राइटेरिया यही रहेगा, लेकिन यदि मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, यहाँ क्या है 100% चेंज, 50 की जगह 100 रुपए में बिकने लगा, यहाँ क्या है 50% के इंक्रीज पर स्टॉक सीमा तय कर दी जाएगी। अर्थात यदि मान लीजिए गेहूं 50 रुपए किलो था पिछली बार और इस साल 75 रुपए किलो बिकने लगा, तो क्या हुआ 50% प्राइस इंक्रीज हो गया। ऐसी स्थिति में इस पर स्टॉक की सीमा घोषित कर दी जाएगी और उनको प्राइसेस पर भी नियंत्रण होगा। अब इसमें अपवाद क्या है कि किन स्थितियों में किन लोगों को छोड़ा जाएगा। तो इन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति स्टॉक लिमिट से वो लोग बाहर रहेंगे, जैसे कोई वैल्यू चेन में, मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसर है तो उसको तो भाई वो जो प्रोसेस करते हैं, जैसे ना आपका गेहूं की जगह उन्होंने कोई बिस्किट बनाने वाले हैं या वगैरह वगैरह है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ फूड्स बना रहे हैं, तो वो क्या है इस वैल्यू चेन के एक कड़ी हैं, वो क्या है फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टॉक क्षमता को उनको बाहर रखा गया है। इसी प्रकार निर्यातक जो है, एक्सपोर्टर जो हैं इन वस्तुओं के, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या फूड प्रोसेसिंग का फूड को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन लोगों के ऊपर ये वाली स्टॉक की सीमा नहीं लगाई जाएगी। इसका कारण क्या है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है कि कृषि क्षेत्र में निवेश हतोत्साहित हो, और केवल उन्हें तब वो लगाएंगे जब जन सामान्य को वो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही हाई प्राइसेस जब होने लगेंगे, केवल तब इन पर नियंत्रण लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये क्या है, अब ये प्राइसेस सरकार को कैसे पता चलेंगे कि कैसे पिछले साल बिका और पिछले 5 सालों में कैसा था, कहाँ है। तो ये क्या है, सरकार को इस तरह के फैसले लेने के लिए एग मार्क नेट मूल्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये एग मार्क नेट क्या है, ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय का एक पोर्टल है, ठीक है, जैसे कॉलेज की वेबसाइट होती है, ऐसे ही कृषि मंत्रालय ने एक अपना पोर्टल बना रखा है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि कितनी मंडियां हैं और वहां पर कौन कौन से कृषि उत्पाद हैं, कितनी मात्रा में आते जाते रहे और उनके क्या क्या प्राइसेस हैं। तो वो यहाँ से डेटा कलेक्ट करके इस प्रकार के को नियंत्रण आदेश को कार्यान्वित करेगा। ठीक है, समाप्त।